कोई एससी नहीं लगाया। अरे आज ये बताऊंगा क्या, ये इसका लॉग आउट हो गया था लगा रहे एक्टिवेट कर। अरे ठीक है। एक्टिवेट है ना, रिया को बोल देना पड़ेगा। मेरे फोन मैसेज क्या पढ़ लिया? क्यों पढ़ा? Now we are about to start with one of the most prominent topic as far as the second chapter of chemistry is concerned, acids, base and salts. How many of you have already started with this topic? स्कूल में हो चुका है इसके स्टार्ट और ख़त्म भी हो गया। आपके यहाँ भी होना है ना, आपका कल मैसेज आया। अच्छा, क्या होता है ये, क्या है चैप्टर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग दिस टॉपिक? कौन बताएगा? अगर आधा भी हुआ है तो बताओ भाई, क्या क्या पढ़ा है अब तक इसमें और क्यों पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को? इस चैप्टर को पढ़ने का रीज़न क्या है? आपके यहाँ हुआ है? इस चैप्टर को लेना इस समय इसलिए ज़रूरी है कि कई स्कूलों में भी आ रहा है, और दूसरा ये इसमें लर्निंग आस्पेक्ट बहुत है और बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज फार एज द रिएक्शंस आर कंसर्न। हाँ बेटे बताओ। ठीक है। The whole objective of studying this topic is to understand the nature of the compound and to identify the compound as well. Right? Nature of the compound मतलब क्या है? We are having approximately 115 elements known to us. Right? And atoms of the different element combined together leads to the formation of new substance known as compound. And compound is a substance that is made up of two or more than two atoms. Right? Chemically combined together in a fixed proportion by weight, leading to the formation of two kinds of compound, organic and inorganic. Right? So as far as the organic and inorganic are concerned, these compounds in terms of their respective nature again further divided into three parts: acid, base and salts. जितने भी कंपाउंड है 36,000 इनऑर्गेनिक और 6 लाख से ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बेसिकली 3 किस्म के हमें अवेलेबल हैं। राइट? एक ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर एसिडिक बिहेवियर है, एक ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिसमें बेसिक बिहेवियर है, और कुछ ऐसा है जो ना कि एसिड है और ना ही बेस है, वो सॉल्ट की तरह है। तो इस चैप्टर का पर्पस ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को इस तरीके से पहचानना, किसी की हेल्प के थ्रू पहचानना कि ये एसिड है या बेस। पहली चीज़ तो ये है, द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ द चैप्टर इज़ टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट, पहली बात। दूसरा, एसिड के बारे में पढ़ना इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। उसके बाद बेस के बारे में पढ़ना, फिजिकल, केमिकल एंड देयर यूजेस। और फिर उसके बाद हमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है, जो कि हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक बिहेवियर ऑफ ए कंपाउंड। ये सेकंड लेवल है। तीसरे लेवल पर हम पढ़ेंगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, कास्टिक सोडा कैसे बनता है, राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, राइट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ये सब कहानी ख़त्म होकर ये चैप्टर ख़त्म होगा, राइट। और केमिस्ट्री के, इनफैक्ट साइंस के पेपर में एक 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से 101% आएगा। मतलब इसकी वेटेज कितनी हैवी है, यू कैन वेल इमेजिन, राइट। तो आपको साथ साथ मेरे फ्लो करना है। तो बात उठती है कि कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स।
Compounds are broadly classified into three parts. In terms of their chemical properties, compounds की chemical properties के आधार पर ये तीन तरीके के होते हैं: acids, bases and salts. Right? जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कह दें या हम पेपर कह दें या सॉल्यूशन कह दें, जो मदद करता है कि किसी भी कंपाउंड को पहचानने में कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसे इंडिकेटर कहते हैं. तो चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो होती है व्हाट डू यू मीन बाय एन इंडिकेटर. इंडिकेटर किसे कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर एंड हाउ दीज इंडिकेटर विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कंपाउंड वेदर इट एसिडिक और बेसिक. पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर. What do you mean by indicator? And how does it help? And what are its types? And what are its types? And what are its types? And how does it help? And how does it help to identify the nature of the compound? तो एसिड क्या होता है, सॉरी इंडिकेटर क्या होता है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा समझने वाली बात है. इंडिकेटर एक डाई है. इसमें जो इंक पहले फाउंटेन पेन आते थे निब वाले, आपने कभी देखे हैं, वो इंक जो होती है उसके अंदर, राइट, वो डाई होती है बेसिकली. डाई इज फाउंड बाय द मिक्सिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, राइट, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सीम्स टू बी लाइक ए कोलाइडल सॉल्यूशन. राइट, तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इज अ डाई, DYE, इट इज अ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर, उसका कलर बदल जाता है व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और ए बेस. अगर हम एसिड पे इसको डालें या बेस पे डालें तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. जैसे ये समझ में आया मैंने अभी क्या कहा, इंडिकेटर एक डाई है जो अपना कलर बदल लेता है. वो डिपेंड करता है क्या कलर वो लेगा, वो उस कंपाउंड पर डिपेंड करता है जिसके ऊपर आप उस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो. इंडिकेटर इज ए डाई, नोट्स आप खुद बनाएंगे, समझो यहाँ पर. इट्स ए डाई दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन पुट इनटू एन एसिड और ए बेस. बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो आपको याद होने चाहिए. क्या याद होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द चैप्टर 80:20 की रेशो है. 80% लर्निंग है, 20% अंडरस्टैंडिंग है. मतलब अंडरस्टैंडिंग कम है, याद करना ज़्यादा है. और पहले क्वेश्चन से इस चीज़ की शुरुआत हो रही है. लिटमस कई तरीके के होते हैं. लिटमस अगर देखा जाए तो लिटमस पेपर आपने सुना होगा, लिटमस सॉल्यूशन आपने सुना होगा, फिलॉफ्थलीन है, पॉलीफैक्टर इंडिकेटर्स हैं, उसके साथ साथ मिथाइल ऑरेंज, सो एंड सो फोर्थ. राइट, तो जो बहुत सारे हैं, इनफैक्ट दे आर मोर देन थाउजेंड्स, लेकिन हमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है. राइट, और उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं करना. ठीक है, हम उतना ही काम करेंगे जितना हमारी बोर्ड के लिए हेल्प है. तो सबसे पहला अब इंडिकेटर जो आता है वह है लिटमस. प्रतीक्षा आप क्लास में हो? अनन्या, लिटमस दो तरीके से अवेलेबल है, दो किस्म के लिटमस अवेलेबल हैं, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस. राइट, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है और ये पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल है. ठीक है, तो अगर हम पेपर फॉर्म की बात करें, अगर कोई कंपाउंड के साथ इसे हम इंटरेक्ट कराएं और इसका कलर जो है ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिड होगा. राइट, और अगर रेड से ब्लू हो जाए, मतलब मेरे हाथ पे लिटमस पेपर है, उसका कलर ब्लू है, मैंने उसे इंटरेक्ट कराया, उस पर कुछ बूंदे डाल दी एक सॉल्यूशन की. सारब कहाँ है? यहाँ रहे क्लास में. राइट, लिटमस पेपर मेरे हाथ में ब्लू कलर का है, लिटमस पेपर. प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो. उसमें मैंने कुछ बूंदे डाल दी, मुझे नहीं मालूम वो बूंदे एसिड है या बेस है, मैंने डाल दी बस. उसके अंदर डालते मैंने क्या देखा, लिटमस का जो ब्लू कलर था वो अब रेड हो गया. तो जिसकी बूंदे डाली हैं मैंने,
वो एसिड है, राइट। पता लगा मेरे हाथ में रेड कलर का है, उस पर मैंने कुछ और बूंदे डाली किसी और सब्सटेंस की, और जिसके कारण वो रेड कलर अब किस में बदल गया, ब्लू में बदल गया। तो वो जो जिसकी ड्रॉप्स डाली हैं वो क्या है, बेसिकली बेस है, राइट। तो लिटमस दो किस्म के हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। इट इज बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन प्लांट। नेचुरली ये अवेलेबल है लीचन प्लांट के, एंड बिलोंगिंग टू द डिवीजन, जो आप यार आपने 9th में तो पढ़ा ही नहीं, 9th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था डाइवर्सिटी, राइट। वहाँ प्लांट्स की बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन थी। तो लीचन प्लांट जो है ये बिलोंग करता है एलोफाइटा से। आगे जब अगर बायो लेंगे आप तो वहाँ आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। ये लिटमस इज़ एन एक्सट्रैक्ट, बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट। जो ऑनलाइन में फीचर में अटेंड करेंगे उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लीचन प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा, राइट। इसका अपना जो नेचुरल कलर है वो पर्पल है, कलर है मेरे पास, कौन ढूंढे चाहिए, इसका अपना नेचुरल कलर। चूँकि ये नेचुरली अवेलेबल है तो लिटमस कैन बी कंसिडर एज ए नेचुरल इंडिकेटर, राइट। वो बात अलग है, ऐसे फिर सॉल्यूशन में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है, लिक्विड में भी और पेपर फॉर्म में भी, राइट। ये सब बातें अब आप तुम्हें याद होनी चाहिए। मुझे इसलिए याद है, मैं सालों से कर रहा हूँ, तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। और याद करने का बेस्ट तरीका है जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको शॉर्ट नोट्स बनाकर सामने रख देना अपने टेबल के, बार बार देखोगे याद हो जाएगा, राइट। तो इसकी खासियत क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इसका कलर रेड में बदल जाता है, ब्लू लिटमस का, तो ये एसिड की पहचान है, और वाइस वर्सा बेस की पहचान है। क्या इतना क्लियर है, राइट। हाँ, कुछ नहीं होगा, राइट। तो कहने का मतलब है जैसे ऑरेंज जूस है, राइट। मेरे हाथ में ब्लू कलर का एक लिटमस है और ऑरेंज जूस को मैंने अगर उस पर डाल दिया तो रेड कलर में बदल जाएगा। कास्टिक सोडा है, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर सपोज उसको मैंने डाल दिया, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, अगर उसको मैंने रेड कलर वाले लिटमस पेपर या सॉल्यूशन में, एक बोतल है जिसमें रेड कलर की बोतल है, यानी कि वो रेड कलर का लिटमस है, उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डाल दी, वो पता लगा किस में बदल गया, ब्लू में, यानी कि जिसकी बूंदें डाली हैं वो बेस है। ये मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। इसका मतलब आपको इंडिकेटर का मतलब समझ में आ गया नहीं। तो पहला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि लिटमस क्या है, इंडिकेटर, और ये कैसे बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड, राइट। सेकंड, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज बेसिकली ए सिंथेटिक इंडिकेटर। ये लैब में बनाया गया है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है। और इसका नेचुरल कलर ऑरेंज ही है, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड टू बी मिथाइल ऑरेंज, राइट। ये इट इम्पार्ट्स, इट गिव्स रेड कलर when it is added to the acidic solution। ये कौन सा कलर में बदल जाता है, रेड में। रेड कलर किसके साथ, एसिड के साथ, राइट। और येलो में बदल जाता है बेस के साथ। ये कहानी आपको याद रखनी है, राइट। फिर है फिनोल्फ्थलीन, थर्ड वन। फिनोल्फ्थलीन ये एक नेचुरल है, नेचुरली अवेलेबल है और कलरलेस है। इसका अपना कोई कलर नहीं है, राइट। जनरली सिंथेटिकली भी बनाया जा सकता है, राइट। और अगर इसको किसी एसिड पे यूज़ करेंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, इट रिमेन्स बी
colorless when imparted to acid and it acquires pink color when is interacted with the base. क्या ये बात क्लियर है? तो आई होप जो फ्यूचर में अटेंड करेंगे उन्हें भी सब समझ में आ रहा है. कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना. अनन्या तू मेरी वीडियो ही अटेंड करती हो, इसलिए कहीं कोई दिक्कत हो बेटा पूछ लेना मुझसे. आई होप ये बात क्लियर हो गई. नेक्स्ट, टर्मरिक, हल्दी जो घर में हम यूज़ करते हैं. ये भी वन ऑफ द एक्सीलेंट नेचुरल इंडिकेटर है. राइट, कलर इसका कौन सा है? ऑब्वियसली हल्दी का तो येलो ही है. राइट, और ये रेडिश ब्राउन कलर ले लेता है. बेस के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, सफ़ेद शर्ट है और करी यानी कि कोई खाने की ड्रॉपलेट्स जो हैं आपकी शर्ट के ऊपर अगर गिर गई, जनरली येलो इन कलर वो एक्वायर कर लेता है. तो अब उस शर्ट को जब आप धोएंगे तो सोप सॉल्यूशन के साथ धोएंगे. सोप होगा उसके अंदर, सोप इज एल्कलाइन इन नेचर. राइट, तो जैसे ही द क्लोथ गेट्स इंटरेक्टेड विद द सोप सॉल्यूशन, दैट द कंटेंट, द पार्ट accumulated with a yellow color immediately converted into reddish brown. या तो रेड हो जाएगा या रेडिश ब्राउन में बदल जाएगा. ये बताता है कि उसका इंटरेक्शन किसके साथ हुआ? बेस के साथ हुआ. इज दैट क्लियर? तो ये कोई कहानी ऐसी तो है नहीं कि जिसके पीछे कोई लॉजिक है. ये सिंपल सी आउटकम है जो आपको फिलहाल इसलिए याद रखनी है कि ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. तो येलो करी कैन बी एलिमिनेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द सेम विद द सोप सॉल्यूशन and it gets converted, transit from the yellow to reddish brown, indicating to us that the solution which is being interacted is a soap solution. Basically a soap solution, right? या डिटर्जेंट हो गया. और सोप क्या होता है, सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा है गारमेंट्स कंपाउंड का. जिस दिन केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म होगा उसकी लास्ट क्लास यही है, सोप के बारे में जानना. राइट, क्या रहेगा? नेक्स्ट इज रेड कैबेज. हैव यू हर्ड अबाउट द रेड कैबेज? रेड कैबेज जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीव्स हैं उसका ये एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली. राइट, इसका नेचुरल कलर रेड ही है. राइट, और एसिड में ये रेड ही रहता है और बेस में जनरली शायद ये ग्रीन कलर लेता है. वेरी मच 99% श्योर, बाकी 100% नहीं कह सकता. ग्रीन ये बेस के साथ लेता है, चेक कर लेना. और एसिड के साथ तो भाई ये रेड ही रहेगा. एग्रीड? ज़रूरत ही नहीं होती उसकी, उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता. रिमेन्स भी लाइक दिस. होता तो डेफिनेटली मैं लिखता. राइट, उसका येलो कलर येलो ही रहेगा. नेक्स्ट इज फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिना प्लांट. हाइड्रोजीनिया प्लांट, ये भी अपने आप में एक इंडिकेटर है. इसका नेचुरल कलर ब्लू है. राइट, और ये ब्लू से पिंक में बदल जाता है when it interacts with base के साथ, बेस के साथ. और लास्ट वन है olfactory indicators. क्या होते हैं olfactory indicators? कौन बताएगा? These are those indicators whose smell changes, right, when gets interacted with an acid or basic solution. Right, ये एक ऐसा अपने आप में सब्सटेंस है. olfactory indicators are those substances जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर एसिड या बेस के साथ इंटरेक्ट कराया जाए. तो दो सबसे इम्पोर्टेंट है. कौन से? एक तो ओनियन प्याज, एक वनीला. राइट,
So these are the two important olfactory indicators, right, that are capable to change their smell depending upon the nature of the compound to which they are interacted. तो अगर हम बात करते हैं ओनियन और वनीला की, तो एसिड के केस के अंदर दोनों ही अपनी स्मेल खो देते हैं. ओनियन एज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और नॉट. प्याज की एक स्मेल होती है या नहीं, लेकिन अगर आपने इसको एसिड के साथ इवॉल्व कर दिया तो इट लूजेज, इनफैक्ट इट लॉसेज इट्स एंटायर स्मेल. इसकी स्मेल चली जाती है, राइट. और कोई फर्क नहीं पड़ता स्मेल के साथ अगर इसे बेस के साथ इंटरेक्ट कराया जाए. इट एग्जिबिट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि व्हेन द ओनियन एंड वनीला इंटरेक्ट्स विद द बेस, दे एग्जिबिट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स, राइट, विद देमसेल्व्स. उसमें कोई चेंज नहीं आता, राइट. स्मेल परसिस्ट. इससे बाहर किसी कीमत पर नहीं आएगा, इतना ही याद रखना है. इससे ऊपर जानना अपनी नॉलेज के लिए चाहो तो अच्छी बात है, बोर्ड के लिए इतना काफ़ी है, राइट. एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ. जो आज से 5-6 साल पहले था वही यूं का यूं आज भी है. इसी चैप्टर से जस्टिस किया गया है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया. तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ है, राइट. तो हमने पहला लेवल समझा कि भाई किसी कंपाउंड को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो बेस है, एसिड है. सॉल्ट की बात नहीं कर रहे कि सॉल्ट के साथ इंडिकेटर्स का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, राइट. तो इंडिकेटर क्या है, उसके काइंड्स क्या हैं, और हर काइंड की इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या आते हैं. आई होप ये बात आपको समझ आ गई जैसे मैंने कोशिश की, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन एसिड एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स. Define acids and what are its types. And how will it be possible for us? And how will it be possible for us to create a diluted, how will it be possible for us to create a dilute solution of acid? अभी हम एसिड क्या होता है इसे बड़ी नॉर्मल बात से समझेंगे. एसिड इज ए कंपाउंड दैट चेंजेस इट्स कलर, राइट, व्हेन एन इंडिकेटर इंटरेक्ट्स विद इट, लाइक लिटमस पेपर. ठीक है, इट चेंजेस द कलर. एसिड इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द ब्लू कलर्ड लिटमस इनटू द रेड. फिलहाल इतना समझो, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये इसकी पहचान है, राइट. डेफिनेशन तो हम थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे इसके. तो व्हाट डू यू मीन बाय एसिड है, डिफाइन एसिड नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, राइट. सो एसिड इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द ब्लू कलर्ड लिटमस आइदर द सॉल्यूशन और पेपर इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेड कलर्स, राइट. दो किस्म के होते हैं. यहाँ से मतलब ये पूरी क्लास जितनी भी एसिड बेस एंड सॉल्ट की होगी, मैं भी नहीं जानता क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबकी प्रोबेबिलिटी 99% है. एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है. दो किस्म के एसिड होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक आर बेसिकली द एसिड दैट आर क्रिएटेड, दैट आर सिंथेसाइज्ड, दैट आर द डेरिवेटिव ऑफ प्लांट. प्लांट डेरिवेटिव है, प्लांट से निकलते हैं या एनिमल से निकलते हैं. और मिनरल्स एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स, राइट. अर्थ मिनरल, जो अर्थ के में जो मिनरल्स मिलते हैं उसके थ्रू होता है, राइट. बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, सजेशन है आप सबसे, अब से हद से ज़्यादा सीरियस हो जाओ. अगले सिर्फ 3.5 महीने, अगर आप 3.5-4 महीने मेरे साथ कोऑपरेटिव रहो, सब कुछ भूल जाओ, दोस्त, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं.
आइसोलेट हो जाओ, रिश्तेदारी, फ्रेंड सर्कल सबसे। अब तुम, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा कमरा, सिर्फ 4 महीने ईमानदार हो जाओ, सब कुछ आ जाएगा तुम्हें। और वो जम के तब आएगा तुम्हें जब हम फिर उसके बाद, आज 15 अक्टूबर को तुम बोर्ड के लिए तैयार हो, राइट। उसके बाद तो मैं तुम्हें इतना काम करा दूंगा कि तुम्हें लगभग 30 दिसंबर को भी बोर्ड का पेपर दे दें, यू विल गेट 95, मतलब प्री बोर्ड्स तुम खुश होकर दो, मेरे सब्जेक्ट्स का स्ट्रेस खत्म हो जाए 15 अक्टूबर को ही। उसके लिए 4 महीने डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, लाइक एक कमांडो ट्रेनर, राइट। लेथार्जिक वे में काम करोगे तो बड़ा हैवी चैप्टर्स है ये वाला, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, और उसके बाद कार्बोनेट्स कंपाउंड, राइट। एक एक लेवल, मतलब इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो इससे दुगना है, और उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो 4 गुना है, और उसमें रेशियो लर्निंग की 60 है, सब तीनों चैप्टर्स की मिलाऊं तो 60:40 है। 60% याद करना है, 40% लिखना है। और केमिस्ट्री में जग जाहिर है, किसी से भी पूछ लेना, याद करना सबसे टीडियस है, और याद करने के बाद भी याद नहीं रहता, इसलिए बार बार फीडबैक करना बहुत जरूरी होता है। जी एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा बच्चों को कंपटीशन, सबसे कम कंपटीशन केमिस्ट्री देता है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर बहुत सारे स्टूडेंट आने के कारण परसेंटाइल सबसे डाउन केमिस्ट्री में आती है। केमिस्ट्री सबसे आसान है, लेकिन केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा लर्निंग है, इसलिए ब्रिलियंट टू ब्रिलियंट परफॉर्मर मैथ और फिजिक्स में ले आता है, केमिस्ट्री में स्टक कर जाता है। सिद्धार्थ ने 99.2 परसेंटाइल लिए थे तो केमिस्ट्री में स्टक कर गया था वो, राइट, क्योंकि केमिस्ट्री से इंटरेस्टिंग ही नहीं लगती थी। सेम हैपेंड विद गोविंद आल्सो, 93 परसेंटाइल पे रुक गए। मैथ्स एंड फिजिक्स गोज मोर देन 99.5, तो 93 पे अच्छा है, लेकिन 93 से बात नहीं बननी, बात तो बननी है 99 पर ही। तो 99 का मतलब है केमिस्ट्री पूरी इनऑर्गेनिक, राइट। थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस याद करने हैं, समझने नहीं है, याद करने हैं। और याद करने वाली चीज भूली जाती है, उसको रिटेन रखा जा सकता है बार बार लिखकर, इसलिए अभी से आदत डालो, ठीक है। जो तुम इससे कर रहे हो ये एक सागर की बूंद है 10th क्लास के अंदर। और अगर जी या नीट की तैयारी हो, नीट वालों के लिए और खतरनाक है, क्योंकि नीट के लिए तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर द प्रीडोमिनेंटली 2 मेजर सब्जेक्ट। और इतनी लर्निंग है, बायोलॉजी लेने से पहले सोच लेना, इन्फैचुएशन में बायो मत लेना, पैशन हो तो बायो लेना, राइट। क्योंकि बायो में तो इमेंस अमाउंट ऑफ लर्निंग है, वुड बी एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ द ओशन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, जगा रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है, 2 साल बाद पढ़ लोगे, इंस्टीट्यूट पैसे ले लेगा, कहीं कोई एडमिशन होगा नहीं, और भाई प्राइवेट तो 2 करोड़ से नीचे की सीट नहीं है। 2 करोड़ रुपए तो डोनेट कराओ, 5 साल की फिर खर्चे अलग। एक डॉक्टर 4 करोड़ में जाके बनता है, अगर ऐसे बनना है तो बात अलग हो गई। ये डॉक्टर के रेट हैं आज के रेट बनने के। और मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए तो सीटें कितनी हैं, इंजीनियरिंग से लगभग 2% ही हैं, इतनी कम सीटें। इसलिए सोच समझ के, पैशन होना चाहिए, और वो पैशन तुम में है या नहीं साइंस के लिए, तुम अभी से अपने आप को एनालाइज करो। मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही साइंस लेना, नहीं तो मत लेना, नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे 2 साल के बाद। कम करा दूं? भाई ये बात कहनी इसलिए ज़रूरी थी कि मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ काम करो। आप जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक हुआ है। तो 2 किस्म के एसिड हैं, those acids which are extracted from the minerals available from the earth are known as mineral acids, and which are the derivative of protein, which are derivative of plants and animals, are known as organic acid, right। अगर हम एग्जांपल देखें, टॉप क्लास मिनरल एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, राइट, कार्बोनिक एसिड, याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, एग्जाम्पल तुम्हें देने हैं।
कार्बोनिक एसिड जनरली वीक होता है, ऊपर वाले तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैं। कार्बोनिक एसिड जनरली क्या है, इट इज एक्टिंग एज ए कंपोनेंट राइट इन द फिजी सॉफ्ट ड्रिंकिंग और सोडा बॉटल, राइट। जैसे ढक्कन आप खोलते हो सोडा बॉटल का, इजंट इट फ्रीजेस आउट, तो उसके अंदर जो गैस होती है वो कार्बोनिक गैस होती है, राइट। तो इट बेसिकली available in the fizzy soft drink, right, and soda water. They are regarded to be mineral acids, right. और अब बात आती है ऑर्गेनिक एसिड्स की। ऑर्गेनिक एसिड्स कई किस्म के हैं, ये सब कौन कौन सी किस्में हैं ये सब याद रखना है भाई। पहला हो गया एसिटिक एसिड, यहाँ एसिड मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसिटिक, जिसे हम विनेगार भी कहते हैं। केमिकल नेम है C2H5COOH। खैर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी ऑर्गेनिक पे हम पहुँचे नहीं हैं, अभी इसी को लेके चल रहे हैं। मैं इसका केमिकल फार्मूला नहीं दे रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं अभी केमिकल फार्मूला याद रखने की, राइट। तो एसिटिक एसिड ये अचार डालने के, पिकल्स डालने के काम आता है, राइट। फिर भी लिख लो एक बार, दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड। और इथेनॉइक एसिड, राइट। देन सिट्रिक एसिड। सिट्रिक कहाँ से होता है, कौन बताएगा? सिट्रिक एसिड ऑलवेज बी अवेलेबल फ्रॉम द सिट्रस फूड, राइट। तो सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हैं? सिट्रस फ्रूट्स लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया। फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में मिलता है? कर्ड में, या दूध खट्टा हो जाए तो, राइट। फिर कौन सा है? टार्टरिक एसिड। ये टमाटो में मिलता है बेसिकली, और ग्रेप्स में मिलता है, अनराइप ग्रेप्स जो हो गए उसके अंदर होता है, राइट। और टार्टरिक एसिड यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, तो केक बनाने के काम आता है, राइट। फिर ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है इनफैक्ट, ये नहीं। एंड फाइनली द फॉर्मिक एसिड। चींटियाँ जो काटती हैं, जो अपना एसिड छोड़ती हैं, आंट स्टिंग, फॉर्मिक एसिड होता है, राइट। और नेटल लीफ स्टिंग, कांटेदार पौधे होते हैं ना जो, अगर गलती से इंटरेक्ट कर गए तो रिगार्डेड टू बी द फॉर्मिक एसिड। वो जो एसिड छोड़ते हैं दैट क्रिएट्स पेन इनटू अस, राइट, इस फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड कौन से वाला बेटा? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बेसिकली ग्रेप्स में मिलता है। टर्मोइड एक फ्रूट होता है उसके अंदर मिलता है, और भी कई फ्रूट्स में होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। हेलो, हाँ अनन्या बोलो बेटे। जैसे बेटा मैं ना इस समय सेशन में हूँ, आप थोड़ा लेट आए थे, मुझे पता लग गया था, तो इसलिए मैंने आपको, आपका नाम भी लिया था, आप क्लास में नहीं थे आज। आपको नहीं, आई डू अंडरस्टैंड बेटा, मैं बाद में बात कर लूँ, अभी मैं क्लास में हूँ, हैं आपको मैं फ्री होने के बाद कॉल बैक करूँ, राइट। ओके, मोस्ट वेलकम बेटा। इतना समझ में आया आपको, राइट। सो क्या होता है एसिड, उसके टाइप्स क्या हैं, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आंसर लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी डिटेल लिख देना है कहाँ कहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट इज एसिड कितने किस्म के होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, राइट।
ये जितने भी एसिड हैं ये दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और डाइल्यूटेड भी। इफ मोर देन 90% concentration is found in any solution considered to be the concentrated acid। यानी कि मान लिया 100 मिलीलीटर एक एसिड हमारे पास अवेलेबल है एक कंटेनर के अंदर, एक बॉटल के अंदर, राइट। जो सिरेमिक की बॉटल है उसके अंदर 100 मिलीलीटर आइदर हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, कोई सा भी एक एसिड उसके अंदर है 100 मिलीलीटर, और बाहर उसकी चेपी लगी हुई है, एक नोट लिखा हुआ है 90% कंसंट्रेशन। इसका मतलब है 90 मिलीलीटर प्योर उसके अंदर एसिड है, 10 मिलीलीटर पानी है। ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और डाइल्यूट वाइस वर्सा है, डाइल्यूट में 90 मिलीलीटर पानी है, राइट, और 10 मिलीलीटर प्योर एसिड है, जिसको हिंदी में तेजाब कहते हैं, राइट। तो ये जो कंसंट्रेटेड एसिड है ये तो सपने में भी अवेलेबल नहीं होता जर्नल लेवल पर, ये बहुत हाई लेवल की लेबोरेटरी के अंदर ही इसे अवेलेबल कराया जाता है। इवन डाइल्यूटेड एसिड भी बाय डिफ़ॉल्ट गलती से उसकी एक बूंद भी है हमारे स्किन पे अगर डल गई, इट पेनिट्रेट्स अप टू द बोन एंड रप्चर्स द बोन एज वेल। एक बूंद अंदर तक जाकर पेनिट्रेट करके बोन की भी बाहर निकाल सकती है। डाइल्यूट की बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ 10 मिलीलीटर एसिड है, 90 मिलीलीटर तो उसमें पानी है। तो कंसंट्रेटेड क्या करता होगा, यू कैन वेल इमेजिन, राइट। तो एसिड्स बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है, डेंजरस कंपाउंड है, राइट। और इन एसिड्स को आपके स्कूलों में भी, इवन कॉलेज के लैब में भी बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पर एक प्रोसीजर के कारण अवेलेबल कराया जाता है। डाइल्यूट की बात कर रहा हूँ, आज से सालों पहले ये जर्नली अवेलेबल हो जाता था। अब तो आपको पता है कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसके कारण एसिड मार्केट में बंद कर दिया गया है, राइट। तो एसिड दो तरीके के हैं, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। दोनों का मतलब समझ में आ गया ना आपको। एन एसिड विच हैज़ द मोर अमाउंट एज ए सॉल्वेंट in a given solution is regarded to be the concentrated one and the vice versa is the dilute one। अब ये क्वेश्चन आपसे लैब में पूछेंगे, थ्योरी में नहीं पूछेंगे। जब वाइवा होगा ना आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी है या नहीं है, तो उसमें जो एक्सटर्नल टीचर आते हैं वो 12th में भी पूछते हैं, 10th में भी अगर आएंगे तो पूछेंगे आपसे कि भाई एक एसिड सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए कौन सी प्रोसेस बेहतर रहेगी, क्या हम पानी में एसिड डालें या पानी को एसिड में डालें। इफ वी वुड लाइक टू क्रिएट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, aqueous solution of an acid is the solution which has large amount of water in a given solution। हम अगर एसिड को पानी में डालेंगे या पानी को एसिड में डालेंगे, आपने कहा एसिड को पानी में डालेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट द एसिडिक सॉल्यूशन। व्हाई, ऐसा क्यों, हम पानी को क्यों नहीं डालेंगे एसिड में, हम एसिड को ही पानी में क्यों डालेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप के जितने भी स्टूडेंट्स आगे फ्यूचर में अटेंड करेंगे दे शुड नो अबाउट द सेम। हाँ, क्या आंसर होगा इसका? आपने जो आंसर दिया वो आंसर किसी और को भी सही लगता है या गलत है? सही है। तो अगर हम पानी को एसिड में डालते हैं वो गलत क्यों है? यही कारण फ्लैशेस आ जाएंगे। दिस इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। द मोमेंट यू ऐड वाटर इनटू एन एसिड, द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक। It splashes out the water along with the acid splashes out of the container, right, with a large amount of height acquired to it। जब इतना अगर पानी गलती से आपने एसिड में डाल दिया तो इतनी ज़्यादा उसके थ्रू एक भाप निकलेगी, इतनी तेज़ी से निकलेगी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप समझ भी नहीं सकते और पानी बाहर आएगा। क्योंकि द मोमेंट वाटर इंटरेक्ट्स विद द एसिड, right, it acquires immense amount of heat energy which converts the liquid state into vapor within no time। तो जब पानी बाहर आएगा वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, वो वेपर स्टेट में आएगा, लेकिन उसके साथ वेपर के साथ क्या आ गया, एसिड भी आ गया। और अगर आप उसे तैयार कर रहे हो और आप केयरलेस हो तो इज ए वेरी सीरियस एक्सीडेंट में हैपन।
लेकिन सेफ क्या है, एसिड को हम जनरली, है तो ये भी खतरनाक, इसके लिए भी प्रोसीजर चाहिए, लेकिन बड़ी सेफ्टी के साथ इसमें अगर हम करते हैं तो हम एसिड को ग्रेजुअली जब पानी में डालेंगे तो वो लेस एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन अगर हम पानी को एसिड में डाल देंगे तो इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस. Why is it so? Because a very large amount of heat energy gets evolved out of the mixture. ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत है. आई होप समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. सबसे पहले बात तो ये उठती है कि एसिड्स हैव ए सोर टेस्ट और नॉट. खट्टा होता है एसिड, राइट. एसिड्स आर कैपेबल टू टर्न द ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये भी प्रॉपर्टी है. ठीक है. एसिड इन एक्वस फॉर्म और एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. एंड एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, राइट, टू क्रिएट एक पर्टिकुलर फिगर मैं दिखाता हूँ आपको. जस्ट होल्ड फॉर ए मोमेंट. एक मिनट बेटा लूँगा, आपके एडवांटेज के लिए कह रहा हूँ. जस्ट हैव पेशेंस. जस्ट लुक एट दिस फिगर. फिगर दिखाई दे रही है ना. तो मैंने क्या कहा है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, right? Why? Because the strong acids are excellent electrolytes. They undergo the process of electrolysis. What is electrolysis? बताया था. Electrolysis is the process of breaking a compound in the form of its ions by the passage of electricity. तो जरा इस स्ट्रक्चर को देखो आप. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर. तो हमने क्या किया, a small quantity of water is added into the hydrochloric acid into the container which is known as volta. इस बीकर का नाम है वोल्टा, राइट. सो देर इज अ रबर कॉक अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द सेम एंड ए पेयर ऑफ आयरन नेल्स आर स्टिक टू देम, सॉरी आर स्टिक टू इट हियर. नाउ कनेक्टिंग वायर्स आर देयर. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द वन ऑफ द आयरन नेल एंड द नेगेटिव वन इज कनेक्टेड टू द अदर अलॉन्ग विद ए बल्ब एंड ए स्विच इन सीरीज विद दैट. सिंपल सर्किट बन गया, नहीं बन गया. जैसे इस स्विच को आपने क्लोज किया, बल्ब क्लोज, राइट. अगर ये एक्वस फॉर्म में नहीं होता तो बल्ब ग्लो नहीं करता. कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसोशिएट करना पॉसिबल नहीं है, राइट. पानी ऐड करने से क्या होगा, वाटर फैसिलिटेट द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू द फॉर्म ऑफ इट्स आयंस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. यहाँ मैंने दिखाया ना, देखो दिस HCl HCl gets dissociated in the form of H positive and Cl negative, right? राइट. तो अब आप इसे अगर ध्यान से देखें, जैसे ही स्विच को क्लोज किया, immediately hydronium ions and chloride ions being formed, right? Hydronium ion accepts an electron because it is deficiency of electron, acquired the deficiency of electron, so it undergo reduction. H positive accepts one electron. यहाँ दिखाया हुआ है ना मैंने, दिख रहा ना आपको, H positive plus 1 लिखा हुआ है मैंने यहाँ. एक्चुअली एक्रोबैट पे मैंने इसे कन्वर्ट नहीं किया, अभी कर देता तो ज़्यादा अच्छा रहता. I don't want to waste time. I hope clear हो रहा है तुम्हें. H positive 1 electron gets converted into hydrogen atom.
जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है उसे रिडक्शन कहते हैं या नहीं, राइट। तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइंड टुगेदर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ H2। ये देखो दिख रहा है ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ H2, राइट। तो यानी कि H पॉजिटिव ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और यहाँ पर ये जो सेकंड पिन है, राइट साइड की सेकंड पिन जो है, जो कि बल्ब से कनेक्टेड है, वहाँ पर हाइड्रोजन इवॉल्व होगा और क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव, तो इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये Cl नेगेटिव अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जो मैंने दिखाया हुआ है, देखो ये है ना Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को खोया, राइट। एंड क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम में बदल गया और वो क्लोरीन एटम जाकर लेफ्ट साइड ऑफ आयरन नेल की तरफ गया और वहाँ वो क्लोरीन कंबाइंड टुगेदर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। और हम ये देखेंगे बल्ब तो ग्लो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन इज इवॉल्व थ्रू द राइट साइड पिन एंड क्लोरीन इज थ्रू द लेफ्ट साइड पिन, राइट। ये तुम्हें नॉलेज के लिए मैंने बताया है, कोई पूछेगा नहीं तुमसे सिर्फ तुम्हें ये डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम इस बात का एविडेंस है कि व्हेनसोएवर एसिड इज टेकन इन एक्वस फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये डायग्राम बना देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, है बेटा, ब्रेक डाउन नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल टू डिसोशिएट हाइड्रोक्लोरिक इनटू द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है इसका। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटल नॉन मेटल के दौरान देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, डिसोशिएट करना आसान नहीं है। डिसोशिएशन पानी मिलाकर आसान हो जाता है, राइट। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, जस्टिफाई योर आंसर, मेक दिस डायग्राम। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर तो डायग्राम के ही होंगे, 1 नंबर की थ्योरी होगी। थ्योरी में आपको यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन नाम की कोई चीज़ नहीं लिखनी है, डायग्राम बनाना है। द मोमेंट स्विच इज क्लोज्ड, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म डिसोशिएट्स इनटू द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, right, and hence the moment H positive Cl negative gets created, ये दोनों जब बने तो this is known as the passage of electricity। करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही क्रिएट नहीं होता, इट इज आल्सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस इन द लिक्विड। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं इसे, राइट। द फ्लो ऑफ करंट क्या है, करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने को ही तो हम करंट कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही करंट नहीं कहते, बल्कि आयंस के फ्लो होने को भी हम करंट कह सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? जो 12th क्लास में पढ़ेंगे आप, 11th में भी नहीं पढ़ेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और ये केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। और 10 तरह की बैटरियाँ, उन सब के बारे में आपने बात करनी है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब आप ये देखो डायग्राम, बल्ब डज नॉट ग्लो। अब मैंने कौन सा यहाँ पर ले लिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया। ग्लूकोज एसिडिक बिहेवियर रखता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ग्लूकोज डिसोशिएट ही नहीं होगा। डिसोशिएट नहीं होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये 2 डायग्राम अपने आप में इस बात का जस्टिफिकेशन है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। तो कौन सी 3 प्रॉपर्टी देखी? पहली सोर इन टेस्ट, दूसरी टेंडेंसी टू कन्वर्ट ब्लू इनटू रेड। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये डायग्राम याद रखना। क्या ये बात क्लियर है? और ये डायग्राम को लखमीर सिंह में मिल जाएगा, एनसीईआरटी मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाने में टाइम खराब नहीं करना चाहता था। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हम मेटल नॉन मेटल के फीचर में भी देखेंगे, एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करा हुआ, सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, पोटाशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, आप मेनली ये 2 एसिड यूज होते हैं। इन एसिड्स के साथ आप कोई भी मेटल इंटरेक्ट कराओ। मान लिया मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर इतना ए पार्ट ऑफ इट इज फिल्ड विद द एक्वस फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक के टुकड़े डाल दिए उसके अंदर। द मोमेंट इट हैपन्स, ब्रिक एफरवेंसेस ऑफ ए गैस सीजेस आउट ऑफ इट, राइट।
वो जो गैस बाहर आएगी, ए बर्निंग स्प्लिंटर ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इट क्रिएट्स ए पॉप साउंड, इंडिकेटिंग टू अस कि वो जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ एसिड का, इवन इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसिड, इट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटल। Whenever metal interacts with the acid, it always releases hydrogen gas. ये क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस क्रिएट करेगा। या हम यूँ कहेंगे मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगी, राइट। तो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल तो मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं लूँगा ही। कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा एक्वस फॉर्म के अंदर, ये सॉलिड फॉर्म में है, that leads to the formation of zinc sulfate in aqueous form with a release of hydrogen gas. Is that clear? Isn't it? It is also a redox reaction. ये reducing agent हो गया, oxidizing agent हो गया। ये substance reducing agent है ना, reducing agent खुद क्या होता है, oil reduced, right? I hope ये clear है आपको। तो विदाउट यहाँ तक एसिड की एक सबसे खतरनाक बात क्या है कि अगर आपने कोई एसिड मेटल कंटेनर में रख दिया, राइट, खासकर कॉपर में रख दिया, पता लगा दही जमाई आपने रात को और वो कॉपर के कंटेनर में छोड़ दी। तो कई बार गाँव में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि वो अगर 24 घंटे से ऊपर रह गया और वो दही किसी ने खा लिया तो इट्स ए प्योर पॉइजन, राइट। क्योंकि इट ईट्स अप द एसिड अवेलेबल इन द लैक्टिक एसिड अवेलेबल इन द कर्ड इंटरेक्ट विद द कॉपर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉइजनस सब्सटेंस। वो पूरे कर्ड को पॉइजनस कर देता है। इसलिए इवन मिल्क हो गया या कर्ड हो गया या कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, उसको सिरेमिक कंटेनर में रखना चाहिए रादर देन इन द मेटलिक कंटेनर, राइट। क्लोथ पे, वुड पे, मेटल स्ट्रक्चर पे कोरोसिव इन नेचर है। कोरोसिव तो जला देता है, बर्न कर देता है, ठीक है। ये कपड़े को बर्न कर दिया नहीं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बर्नट ए होल इन द कॉटन क्लॉथ, राइट। एंड ये कॉटन क्लॉथ प्योर था, अगर एसिड की बूंद गिर गई, अरे कंसंट्रेट तो छोड़ो, डाइल्यूट के साथ भी ये घटना हो जाएगी। क्लियर। अब आप यहाँ देखिए, जो मैंने आपसे कहा था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड, यहाँ हमने लिया है। तो सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इंटरेक्ट जब करेगा, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू स्टडी। अभी पढ़ना है इसे। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता था कि लिटमस पेपर हेल्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ये दो डायग्राम अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसके अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सपोज आपने जिंक ग्रैन्यूल इसके अंदर डाल दिया, मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल दिया, सोडियम डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इंटरेक्ट किया या नहीं किया, तो इससे गैस निकलेगी, राइट। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, राइट। कई केसेस के अंदर जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, जैसे आप, या हम एसिड को सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है ना यहाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी या हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी व्हेन द मेटल इंटरेक्ट्स, तो जो गैस निकलेगी, अगर आप उस केस के अंदर ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को इसके पास लेकर आओगे तो कुछ नहीं होगा, पता नहीं लगेगा। जैसे यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस निकल रही है ना, अब ये हाइड्रोक्लोरिक गैस जो निकल रही है, ये अपने आप में इसकी नेचर क्या है, एसिडिक। लेकिन आपने अगर ड्राई पेपर इसके पास ले आए तो ये ड्राई लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है तो वो ब्लू ही रहेगा। उसमें अगर आपने पानी की कुछ बूंदें डाल दी, यानी कि आपने मॉइस्ट ब्लू पेपर ले लिया, तो इट इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू द रेड कलर। तो ये दो एक्सपेरिमेंट है। एडवांटेज इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है नहीं। आई होप ये बात क्लियर हो गई, राइट। तो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी क्या की, whenever an acid interacts with the metal it always evolve the hydrogen gas, right. Apart from that, an acid when reacts with the metal carbonates, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, राइट, जो एंटा एसिड की तरह काम आता है। जब खाना ज़्यादा खा लिया और एसिडिक की नेचर हो जाती है तो उसके अंदर एंटा एसिड देते हैं ना जनरली। तो एंटा एसिड कौन सा, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, NaHCO3, राइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब मैं जो रिएक्शन बता रहा हूँ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज whensoever acid reacts with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, it always leads to the evolution of carbon dioxide gas। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जस्ट सी हियर, एसिड, अगर हम मेटल कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को ले रहा हूं मैं। तो सोडियम कार्बोनेट एक सॉलिड कंपाउंड है, उसके साथ अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गैसियस फॉर्म के साथ इंटरेक्ट कराया तो सॉल्ट बन जाएगा सोडियम क्लोराइड विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड पानी, वाटर। अब इसे बैलेंस करना है। एक बात याद रखना, रिएक्शन बैलेंस अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसे बैलेंस कर दो तो 2 आ जाएगा यहाँ, आई होप। और फिर सोडियम के साथ भी यहाँ 2 आ जाएगा, आई थिंक हो गया है नहीं, यस इट गेट्स कंप्लीटेड, राइट। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, कौन सा मेटल लिया है मैंने यहाँ, सोडियम कार्बोनेट, राइट, इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। क्या बन गया, ये नमक बन गया ना, सोडियम क्लोराइड, विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये 99% चांसेस के आने के। तो एक रिएक्शन तो ये हो गया, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। जब इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगेन विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, राइट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट डज नॉट फैसिलिटेट, इट डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कंबशन, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्चुअली एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, ठीक है। तो जैसे ये इस समय है, तो जैसे इसके नोजल को हम दबाएं एनी इमरजेंसी, इट रिलीजेस ए गैस। वो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सपोज्ड एरिया, जो फायर एरिया है, उसमें एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करेगा एंड इट कवर्स द एंटायर एक्सटिंग्विश, इट कवर्स द एंटायर फायर एरिया एंड एक्सटिंग्विश इट विद इन नो टाइम। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रोक देगा। ऑक्सीजन फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कंबशन। व्हाट इज कंबशन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। बहुत अच्छी मात्रा में अगर ऑक्सीजन है और वहाँ किसी सब्सटेंस को आप जला रहे हो तो उसे कंबशन कहते हैं, राइट। एंड ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए सब्सटेंस इन द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, राइट। तो वहाँ पर हम कंबशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन वर्ड यूज करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जनरली जहाँ कहीं भी कोई भी पर्सन अगर आग से के अंदर घिरता है तो जनरली उसको हम कंबल देते हैं। तो कंबल से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट रिलीजेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट ए वेरी फास्ट स्पीड and thereby envelops the entire affected area, act as a blanket to extinguish fire within no time। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज ये है कि इट डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कंबशन, राइट। तो इसके अंदर जो केमिकल है उसे बनाने के काम आता है, हम इस तरीके से भी इसके केमिकल को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट कहाँ है इसके अंदर, चाहे हम पहले रिएक्शन की बात करें या दूसरी रिएक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल एविडेंस बिहाइंड द केमिकल रिएक्शन याद होना चाहिए। आपको एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आएंगे, आपसे पूछा जाएगा देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड ए दैट इंटरेक्ट्स विद द मेटल कार्बोनेट, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। इफ दैट गैस इज पास्ड इनटू ए कंपाउंड सी, इट टर्न्स द कंपाउंड सी इनटू मिल्की इन नेचर
If excessive amount of the same gas is added into the same, it creates another compound whose color may be colorless or something else. इस तरीके से पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन का बनाएंगे और आपसे पूछेंगे बताओ ए बी सी डी ई क्या है, और वो ए बी सी डी ई की रिएक्शन फॉर्म में आप आंसर दो। इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसे आएगा, राइट। तो दोनों ही केस में एक बात कॉमन है या नहीं, राइट साइड कॉमन है या नहीं। राइट साइड में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहे हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और सोडियम क्लोराइड। पानी की तो बात से अलग कर दो, राइट। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं लाइम वाटर में ऐड कर दूं, राइट, तो इट टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दूंगा, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म में, वाइट पीपीटी फॉर्म के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिएट होगा, राइट, और विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एज वेल। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर लाइम वाटर है, ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसको आपने इसमें ऐड किया तो इमीडिएटली वो टेस्ट ट्यूब पूरा मिल्की इन नेचर हो जाएगा, राइट। अब आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड की, उसने इसे मिल्की नेचर कर दिया, और अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को नहीं रोका तो ये दोबारा कलरलेस हो जाएगा। कहने का मतलब है इफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट, then it again becomes colorless in nature, right। तो लिखो इसकी बात को, if excessive amount of carbon dioxide, if excessive amount of carbon dioxide is added into the lime water, added into the lime water, it first dissolve white precipitates already formed, it first dissolved white precipitate already formed due to the formation of a new compound, due to the formation of a new compound, due to the formation of a new compound named as calcium hydrogen carbonate, named as calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें मैंने क्या किया, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी। पानी तो ऑलरेडी था इसके अंदर, राइट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। दिस कंपाउंड इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक्चुअली यहाँ जो वाइट प्रेसिपिटेट बना ना, तो ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म क्या होता है, दानेदार कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, सारे दाने खत्म हो जाएंगे, दोबारा वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस इन नेचर होगा, और जिसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इज दैट क्लियर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कई चीज़ों का एक ही नाम है, जैसे लाइमस्टोन वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चॉक वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, अरे एग का जो शेल होता है, राइट, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। इज दैट क्लियर। तो कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और कई जगह काम आता है ये। अगर इसको हम किसी एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इंटरेक्ट कराते हैं, तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी रिलीज होगी, प्लस वाटर। देखना ये बैलेंस है, आई होप बैलेंस है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो फ्यूचर में से अटेंड करेंगे। क्लियर है ये। तो इन दैट वे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसकी कुछ फिगर्स है ना, लखमीर सिंह में गिवन है। आप लखमीर सिंह में, जैसे मैंने फोटो दिखाई दे रहा है अभी आपको, ऐसे वहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब पहले कलरलेस दिखा रखी है,
फिर दूसरी वो मिल्की नेचर दिखा रखी है, उसके अंदर कंपाउंड कौन सा है, मिल्की। और फिर तीसरी टेस्ट ट्यूब दिखा रखी है, वो दोबारा कलरलेस दिखा रखी है। तो पहली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया आपने, वाइट प्रेसिपिटेट बन चुके हैं, राइट। और फिर तीसरी क्या है कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई और वो कलरलेस हो गया। डिड यू गेट इट? इसी तरीके से एसिड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। Whenever a strong acid reacts with a strong base, it creates salt, right? जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक्वस इन नेचर है, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे एल्कली भी कहते हैं। जब आप इसको हाइड्रोक्लोरिक जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नमक बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, राइट, विद द रिलेशन लिबरेशन ऑफ वाटर, ये सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस जिसने एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों को खत्म कर दिया है, नहीं, राइट, इज रिगार्डेड टू बी द सेम। आई होप इतना समझ में आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, acid when reacts with a metal oxide, right, it imparts the basic behavior of metal oxide। देखो इस बात को, acid reacts with metal oxide, when acid reacts with metal oxide it leads to the formation of salt along with the water। ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, ये ब्लैक इन कलर है, बेसिक बिहेवियर है इसका, राइट। ये कॉपर 2 क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई जो या तो ग्रीन कलर में होगा अवेलेबल या ब्लू कलर के अंदर होगा या दोनों में भी हो सकता है, ग्रीन ब्लू। यानी कि इस रिएक्शन से हमको ये पता लगता है कि मेटल ऑक्साइड की जो नेचर है वो हमेशा बेसिक होती है। अब देखो कंफ्यूजन यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि मेटल नॉन मेटल चैप्टर पहले करना चाहिए था, बड़ा अनइवन सिलेबस का स्ट्रक्चर है। बल्कि केमिस्ट्री स्टार्ट जब हुई थी ना, तो केमिस्ट्री स्टार्ट केमिकल रिएक्शन से भी नहीं होनी चाहिए थी, मेटल नॉन मेटल से होनी चाहिए थी। आप खुद मानोगे जब मैं मेटल नॉन मेटल पर जाऊंगा तो वहाँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो है उसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी आती है, व्हेनएवर ए मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ, कोई भी मेटल, जिंक ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो कि ना तो बेसिक होता है ना एसिडिक होता है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड। ये जितने भी ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड हैं ये बेसिक इन नेचर। बेसिक मतलब ये ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लू में। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की खासियत ये है कि इट इम्पार्ट्स द बेसिक बिहेवियर ऑफ मेटल ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक को डालते ही जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है किस में बदल गया, ग्रीन और ब्लू में। और ब्लू किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ब्लू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेस। बेस का है नहीं है, तो ब्लैक कलर को ब्लू में बदल देना, ग्रीनिश ब्लू कलर में बदल देना, ये बताता है, ये इंप्लाई करता है कि जब एसिड को हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमेशा एक इंफॉर्मेशन मेटल ऑक्साइड के बारे में देगा कि उसकी नेचर क्या है, बेसिक है, एसिडिक नहीं है। ये बताना चाहता हूँ। इट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी अपने आप में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि कॉपर क्लोराइड भी सॉल्ट है। ये भी क्या बन गया, ये भी एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है। हाँ, ये बेसिकली अब बहुत ज़्यादा कुछ खाना ऐसा खा लिया जो एसिडिक की नेचर है, एक्सेसिव फूड लेने से या बहुत ज़्यादा एसिड बनने से हमें एंटी एसिड जनरली प्रेफर किया जाता है ना ह्यूमन बींग्स को।
तो एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो। उस एंटासिड का जो केमिकल नेम है वो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर है। दिस इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आई होप ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एसिड को एसिड क्यों कहते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो अगली क्लास में बताऊँ। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एसिड की टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे, एसिड का यूज देखेंगे, बेस देखेंगे, बेस का टेक्निकल नेम देखेंगे और उसकी केमिकल और यूजेस सारे खत्म करेंगे, फिर हम पीएच के लिए तरफ बढ़ेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया। अब ये चैप्टर कहीं ना कहीं प्लीज एक में देखिए, इस चैप्टर में ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने? ये चैप्टर में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है। इट इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन विच इज शेयर टू यू, यानी कि थोड़ा बोरिंग है। बोरिंग इन ए सेंस के कुछ नया नहीं समझा रहा मैं, कुछ कैसे बना, ये जो ऑलरेडी है वो आपके सामने रख रहा हूँ। पर क्या करें, दिस इज केमिस्ट्री, और यही केमिस्ट्री तुम्हें 12वीं तक पिंड नहीं छोड़ेगी। बहुत ज़्यादा ऐसा ही करना है, तुम्हें याद करना है। तो आज की क्लास भी याद करनी है। जब हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे तो क्या हम उसके अंदर कुछ लॉजिकल एस्पेक्ट्स क्लियर कर रहे थे? हम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, ठीक है ना। एसिड की प्रॉपर्टीज़ में से जितनी हमने देखी वो इंफॉर्मेशन शेयर की हमने। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन का है, यानी कि एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एक कराते हैं तो क्या कहानी होती है वो तुम्हें याद होना चाहिए। सारी क्लास का निचोड़ उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर। इज दैट क्लियर? उससे रेलेवेंट जो है आपको इनडायरेक्ट पैराग्राफ फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो क्या करें, इसीलिए इस चैप्टर को मैं लेना प्रेफर नहीं करता शुरू में। जनरली आप लोगों के स्कूल में आ रहा है इसलिए मैं इसे ले रहा हूँ, राइट। मेटल नॉन मेटल लॉजिकल है, अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर, तो ये उसे आप वहाँ देखेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, मीटिंग द नेक्स्ट क्लास। हेलो, हाँ जी बोल, हाँ गुड इवनिंग, हाँ जी, हाँ इनसे बोल रहे हैं। सर आप अपना बायोडाटा है ना मुझे व्हाट्सएप